स्टडी करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आरबीएससी में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आएगा ही आएगा। उसके लिए भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक सिंपल मेथड है जिसमें एक पार्टनर अगर रेगुलर बेसिस पे विड्रॉल करता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम मेथड देखते हैं कि उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आता है टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल, जितना भी हमने पैसा विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि उस पर जितनी भी रेट से इंटरेस्ट की रेट जो ड्राइंग पे अलाउ की जाएगी, चार्ज की जाएगी, और एवरेज टाइम, यहाँ कुछ यूनिक आया है, उधर टाइम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, यहाँ पे एवरेज टाइम, इसकी भी कैलकुलेशन में तुम्हें कैलकुलेट करना बताता हूँ। हमारे साल में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड करना है और परसेंटेज के लिए 100 से। अब सबसे पहले स्टेप आता है कि ये अमाउंट ऑफ विड्रॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर एक पार्टनर रेगुलर बेसिस पे 2000 पर मंथ पैसा विड्रॉल करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ विड्रॉल इनटू टाइम। ये पार्टनर है जो 2000 रुपए 2000 पर मंथ, ईच मंथ, एवरी मंथ विड्रॉ करता है। साल में हमारे 12 मंथ होते हैं, तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल कितना हुआ 2000 और टाइम कितना हुआ 12। तो हम कंसीडर करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल 24,000 से कंसीडर करेंगे। फिर क्वेश्चन में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा तो ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करना है, चार्ज करना है, वरना नहीं करना, क्योंकि डीड साइलेंट होती है तो प्रोविजन अप्लाई होते हैं, और प्रोविजन कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट चार्ज। क्लियर। अब आ जाती है स्टेप 2, जिसमें हम स्टेप 2 कैलकुलेट करना सीखेंगे एवरेज टाइम। बहुत ही सिंपल मेथड भी बताता हूं और एक टेबल भी तैयार करवाता हूं। एवरेज टाइम में हमें याद करना है टाइम, T फॉर टाइम, लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, आफ्टर, A फॉर आफ्टर, फर्स्ट, F फॉर फर्स्ट, और D फॉर ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस सेम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट की जगह हमें चेंज करना है लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज टाइम की कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल ही सिंपल। अब बात ये आती है कि सर फर्स्ट ड्राइंग क्या है, लास्ट ड्राइंग क्या है। देखो, अगर ये पार्टनर 1 अप्रैल से ड्राइंग करना स्टार्ट करता है एवरी मंथ, और उसकी ड्राइंग एट द एंड 31 मार्च मंथ तक कंटिन्यूसली एक सिंगल अमाउंट में होती है, तो उसकी सबसे पहली ड्राइंग कब हुई 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल टू एट द एंड ऑफ ईयर कितना टाइम पेंडिंग है, पूरे के पूरे 12 महीने, 12 मंथ। तो हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्रॉ हमारी 1 अप्रैल को, तो हमारा टाइम कितना पेंडिंग चल रहा है 12 महीने। इट मींस जो पैसा मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा है, मैं उसको 12 महीने 12 मंथ तक क्या करता रहूंगा, यूज करता रहूंगा। फिर बारी आती है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्या मतलब हुआ, अब जब मैं हर महीने की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता हूं तो मेरा इस ईयर का लास्ट मंथ क्या होगा 31 मार्च, और उसकी फर्स्ट डे कौन सी होगी 1 मार्च होगी, तो मेरी लास्ट ड्राइंग कब हुई 1 मार्च, और 1 मार्च से लेके ईयर एंड 31 मार्च तक कितना टाइम पेंडिंग है 1 मंथ। इट मींस कि मैंने जो मार्च में ड्राइंग करी है वो मैं कब तक यूज करूंगा, इस साल के, इस ईयर के, फाइनेंशियल ईयर के 1 महीने तक यूज करूंगा। तो अब हम ऐड कर देंगे +1 और डिवाइड 2, तो ये जो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी
सोल्व करने के बाद 6.5 मंथ्स की एवरेज टाइम क्लियर होगी बात। अब यही फंडा हमें हर कंडीशन में अप्लाई करना है जब हमारी अमाउंट रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट में विड्रॉल होती है तो, वरना नहीं। फिर उसके बाद अब बात करते हैं वो टेबल जो हमें बिना कैलकुलेशन करने करे इजीली याद हो सके। वो एवरेज टाइम की टेबल होगी। एवरेज टाइम की टेबल को कैसे याद करें? देखो, टेबल ऑफ एवरेज टाइम। हमारा जो टाइम चलेगा या तो वो मंथली होगा, या तो वो क्वार्टरली होगा, या तो वो हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली। उसके बाद अब जो टाइम होगा बिगिनिंग, मिड और एट द एंड। अब मिड के साथ मैं एक और कंडीशन मेंशन कर देता हूं, साइलेंट। इसका मतलब है जब भी क्वेश्चन में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, टाइम के लिए कोई वैल्यूएशन नहीं बता रहा कि कोई डेट नहीं है, तो क्वेश्चन साइलेंट माना जाता है। अब बात करते हैं टेबल को याद कैसे करना है। जब हमारी ड्राइंग मंथली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होती है तो हमें इंटरेस्ट एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है 6.5 एवरेज मंथ। जब हमारी ड्राइंग मंथली मिड ऑफ द मंथ होती है, ये क्वेश्चन अबाउट डेट ऑफ टाइम के लिए साइलेंट है, तो फिर हम काउंट करेंगे फॉर 6 एवरेज मंथ। और एट द एंड के केस में जो हमारी मंथली ड्राइंग होगी एट द एंड, उसमें हम इंक्लूड करेंगे 5.5। क्लियर? मंथली मींस एक मंथ, और एक मंथ को जब हम हाफ करेंगे तो क्या होगा 0.5, तो हमें एक 0.5 वैल्यू लेस करनी है। 6.5 माइनस 5 6 मंथ, 6 मंथ माइनस 0.5 5.5। क्लियर हुआ? अब बारी आती है ऐसे क्वार्टरली। क्वार्टरली के केस में हम जो एवरेज टाइम क्वार्टरली एट द बिगिनिंग कितने मंथ 7.5 एवरेज मंथ से कंसीडर करेंगे। टाइम मिड के केस में ये क्वेश्चन साइलेंट हो, चाहे वो ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, और चाहे वो मंथली हो, हमें एक सिंगल अमाउंट 6 मंथ एवरेज मंथ में कंसीडर करना है। और एट द एंड हमें क्वार्टरली के केस में 4.5 मंथ से एवरेज टाइम इंक्लूड करना है। अब हमारे क्वार्टर जो होते हैं 3 मंथ्स के होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल 12 महीने, 3 दिन क्वार्टर के, 3 दिन मंथ के, 4 क्वार्टर। अब हमारा एक क्वार्टर 3 महीने का है, उसका हाफ डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 3/2 1.5। हमें लेस करना है 7.5 माइनस 1.5 6, 6 माइनस 1.5 4.5। इस तरीके से हमें इनकी कैलकुलेशन याद करनी होगी, या फिर कैलकुलेशन करने का तरीका जो कि अभी हमने डिस्कस करा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब बारी आती है हाफ ईयरली के केस में। जब हमारी ईयरली एट द बिगिनिंग होगी विड्रॉल, तो हमें 9 मंथ एवरेज टाइम कंसीडर करना है। अभी क्लियर किया था, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, और चाहे वो ईयरली हो, एवरेज टाइम मिड के केस में हम कितना इंक्लूड करेंगे, काउंट करेंगे 6 मंथ। और एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे 3 एवरेज मंथ। क्लियर हो गई बात? ऐसे हम इंटरेस्ट ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ विड्रॉल, उसके बाद रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें एवरेज टाइम को थोड़ा फोकस करना है। एवरेज टाइम के लिए हमें या तो टेबल या उसका मेथड। 35 डेज रैपिड फर्स्ट रिवीजन का, जिसमें हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं, और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसपे हम सारे इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं डिस्कस करूंगा, और उसके बारे में हम उनका कैलकुलेशन या उनको सोल्व करके देखेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड
जो कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक मेथड है। जैसे कल हमने सिंपल मेथड पढ़ा था, वैसा एक मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हमें कैसे यूज करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हम आईओडी बोलते हैं। हम पुट करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और जो एवरेज टाइम होता था वो हम अब हमें कंसीडर करना है 1 मंथ। कितने में से? आफ्टर टोटल 12 मंथ में से। आईओडी को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड में हम एक टेबल तैयार करेंगे। अब टेबल का कंटेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे डेट ऑफ विड्रॉल। हमारे पास एक और कंटेंट होगा, अमाउंट ऑफ विड्रॉल। सपोज एक राम है, एक पार्टनर है, जो 1 अप्रैल को 2000 रुपये विड्रॉ करता है, 31 जून को 3000 रुपये विड्रॉ करता है, 31 अक्टूबर को 4000 विड्रॉ करता है, 1 दिसंबर को यानी कि 1/12 अगेन 3000 विड्रॉ करता है। तो डिफरेंट अमाउंट होगी हमारे पास। तो डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन होगी, अमाउंट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन होगा। अब दो चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, टेबल के 2 पार्ट जो हमें खुद से प्रिपेयर करने हैं। जैसे एक आता है टाइम यूज। इसका मतलब है कि जो मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूं उसको मैंने इस ड्यूरिंग द ईयर में कितने टाइम यूज किया, कितने टाइम तक यूज किया। तो अगर मैं 1 अप्रैल को पैसे विड्रॉ करता हूं तो अप्रैल टू 31 मार्च टोटल कितने महीने होंगे? 12। उस इसकी जो यूज आ जाएगी वो 12 मंथ होगी। अगर मैं विड्रॉ करता हूँ 30 जून को, तो हमारा जो विड्रॉल है 3000 रुपये। अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, कितने महीने हुए? 9। कब से काउंट करने हैं? डेट ऑफ विड्रॉल जून हमारा ऑलमोस्ट जा चुका है, आज 30 तारीख है, कल 1 जुलाई हो जाएगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, टोटल कितने महीने हुए? 9 महीने। तो हमें डेट ऑफ विड्रॉल टाइम यूज कितने कंसिडर करना है? 9 मंथ। क्लियर बात? चलो एक एग्जांपल, अब मैं विड्रॉ करता हूँ 31 अक्टूबर को, तो अक्टूबर तक का हमारा टाइम जा चुका है। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ? टोटल हमारे टाइम बचता है 6 मंथ। क्लियर? अब हम चलो एक लास्ट भी हम कर ही लेते हैं, 31 दिसंबर। अब उसके बाद ड्राइंग दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल कितने महीने का टाइम यूज हो जाएगा? 4 मंथ। अब हम दो चीजें खुद से क्वेश्चन ने दी थी, डेट ऑफ विड्रॉल, जितना हमें अमाउंट, जिस डेट को जितना पैसा विड्रॉल किया है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल, जो भी हमने पैसा विड्रॉल किया है, टाइम यूज हमने काउंट कर लिया कि भाई वो ड्राइंग हम कितने टाइम से लेके कब तक हम उसको यूज कर रहे हैं। अब हमारा अगर टाइम 1 अप्रैल से 31 मार्च अज्यूम कर रहे हैं, तो हम 31 मार्च तक काउंटिंग करेंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर हमारा कैलेंडर ईयर होगा, इट मींस 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, तो हम यूज करेंगे, हम टाइम कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर तक। सॉरी, क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कॉलम पे, जिसपे हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हिंदी में तो उत्पाद ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे? अमाउंट ऑफ विड्रॉल, इट मींस सेकंड कॉलम, एंड टाइम यूज, इट मींस थर्ड कॉलम। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 into 3, वो हमारे लिए प्रोडक्ट होगा। जैसे 2000 into 12 24,000, 3000 into 9 20, 4006 24,000 एंड 4003 ये हो जाएगा हमारे लिए 12,000। अब हमने जब प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं एक बार फॉर्मूले पे फिर से, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सम ऑफ प्रोडक्ट।
क्या चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यानी कि प्रोडक्ट जो आया है उस सब का हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे लिए आएगा 4 for 8 to 10 7 1 कैरी 2 to 4 to 6 7 और 8, टोटल हमारी वैल्यूएशन हो जाएगी 87,000। 24 24 48 12 60 और 87, ये हमारी 87,000 हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसको हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, हमारे लिए सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया 87,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है तो हमें प्रोविजन अप्लाई करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं करना। हम अज्यूम करके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है, रेट ऑफ IOD इज 12%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% अपॉन 100। हम एवरेज टाइम कितना कंसिडर करेंगे इस बार, 1 मंथ अपॉन में 12, तो 12 से 12 एडजस्ट हो जाएगा, हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा 870 रुपीज। ये हमारे हो जाएंगे प्रोडक्ट मेथड का कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हर बार पूछा भी गया है। RBSC में मैं डेफिनेटली श्योर हूं, या तो क्वेश्चन एक प्रोडक्ट मेथड का आता है या क्वेश्चन हमारा सिंपल मेथड का आता है, और डेफिनेटली 2 मार्क्स का कम से कम आएगा। गारंटी ऑफ ए पार्टनर फॉर ए मिनिमम प्रॉफिट। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ABC फर्म में 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। A और B दोनों मिलके C को गारंटी देते हैं कि हम तुझे मिनिमम प्रॉफिट कितने रुपए देंगे, 12,000। अगर तुम्हारे साथ बिजनेस में काम करता है कंटिन्यूसली तो हम तुझे मिनिमम प्रॉफिट कितने रुपए देंगे, 12,000। और क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट है इस ड्यूरिंग द ईयर का वो है 60,000। अब इसमें 3 अलग अलग कंडीशन होती है। इफ गारंटी जो रेशियो है A और B C को किस रेशियो में किस अमाउंट में गारंटी देंगे, डेफिशिएंसी बियर करेंगे, रेशियो गिवन नहीं होता तो क्वेश्चन को कैसे करना है। दूसरा रेशियो मेथड, दूसरा एक केस है, स्टडी है कि इफ गारंटी रेशियो इज कुछ मेंशन कर रखा हो लाइक 1:1, और एक है जब गारंटीड गिव्स बाय ओनली ए सिंगल पार्टनर। तो यहाँ पे मैंने किसको सिंगल पार्टनर माना है, A को। अगर B को मानना है तो फिर B की जगह A की जगह B को रख देंगे। तो क्वेश्चन में हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है, 60,000। अब हमारे पास ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम है जो हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही कोई पार्टनर की सैलरी है, ना ही कोई कमीशन। और अगर हम इसी क्वेश्चन में सिर्फ बिना किसी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करते हैं तो नेट प्रॉफिट है 60,000 रुपए, हम डायरेक्टली इस अमाउंट को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अज्यूम करेंगे उसको प्रॉफिट। इसको हम डिवाइजेबल प्रॉफिट कहते हैं, डिवाइजेबल प्रॉफिट, जो हमारी एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास बचता है डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हमारा यही डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा। हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हमारे पास पार्टनर A है तो A कैपिटल आ जाएगा, B है तो B कैपिटल में लिख देंगे, और C है तो B कैपिटल और C कैपिटल। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले नॉर्मली प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट है 60,000 जो बटेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1 डिवाइडेड बाय 6। 6 10 जा, 10 3 जा, 10 2 जा और 10 1 जा। तो A के शेयर में जो अमाउंट आएगा 30,000 आएगा, B के शेयर के लिए 20,000 आएगा, और C के शेयर में ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन हुआ। ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन हुआ। अब बारी आती है कि हमने यानी कि A और B ने C को मिनिमम गारंटी दी थी 12,000 रुपए।
कि हम आपको कम से कम 12,000 रुपए का प्रॉफिट जरूर शेयर करेंगे, चाहे हमारे पास अवेलेबल हो या ना हो। क्वेश्चन में हमने जब सॉल्यूशन करा, उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सी के हिस्से में आता है ओनली 10,000। इस 10,000 में कितने रुपए की डेफिशिएंसी है? अब हमें इसको मिनिमम प्रॉफिट यानी कि 12,000 रुपए देने हैं, तो हमारे पास 2,000 रुपए की क्या है? डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी कौन देंगे इसको? ए एंड बी। अब ये बात ये है कि 2,000 रुपए जो इसको मिलेंगे, वो उसमें से ए किस रेशियो में कितना अमाउंट और सी किस रेशियो में, बी किस रेशियो में कितना अमाउंट बियर करेगा। तो अब ये पहला केस अप्लाई करते हैं कि जब गारंटी रेशियो कुछ गिवन ना हो। तो देखो, गारंटी किसने दी है? ए और बी ने। और प्रॉफिट रेशियो क्या है ए और बी का? 3:2। तो अब हमारा जो गारंटी रेशियो हो जाएगा 3:2 से हम इसको अलाउ करेंगे। यानी कि जो 2,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है, वो हमें ए और बी में 3:2 में डिवाइड करेंगे। हम गारंटेड पार्टनर को छोड़ देंगे, बाकी को इंक्लूड करके बाकी दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 5 4 जा, 4 3 जा और 4 2 जा। यानी कि बी जो गारंटी बियर करेगा, जो डेफिशिएंसी बियर करेगा ए बियर करेगा 400 इंटू 3 1200, और बी के अमाउंट में आएगा 400 इंटू 2 यानी कि 800। तो हम इनको जब बैलेंस करेंगे तो इसके पास आएगा 28,800, यहाँ आएगा 19,200, और हमने बी को गारंटी दे दी, तो हमारा टोटल आएगा 60,000। क्लियर होगी बात? अब अगर गारंटी रेशियो क्वेश्चन में 1:1 है, तो अब हमें जो गारंटी रेशियो अभी पिछले केस में 3:2 अज्यूम कर रहे थे, उसकी बजाय अब हमारा ए और बी का गारंटी रेशियो हो जाएगा 1:1। यानी कि जो डेफिशिएंसी है 2,000 की, वो डिवाइड हो जाएगी दो पार्टनर्स में इक्वली, यानी 1,000। ईच पार्टनर बियर डेफिशिएंसी 1,000। यानी कि ए को कितने रुपए बियर करने पड़ेंगे सी के लिए? 1,000। और बी को बियर भी कितने करने पड़ेंगे? 1,000। बी का शेयर हो जाएगा 19,000 और सी का शेयर, ए का शेयर हो जाएगा 29,000, और हम सबका इन सबका टोटल 60,000। क्लियर हो गई बात? अब केस नंबर 3 पे आते हैं, यानी कि जब गारंटी अमाउंट कौन दे? गारंटी कौन गिव कर रहा है? ओनली ए सिंगल पार्टनर, चाहे वो ए हो चाहे वो बी। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी गारंटी कौन बियर कर रहा है? ए। मिनिमम गारंटी है 12,000 की, सी का शेयर आ रहा है 10,000। कितने रुपए की डेफिशिएंसी हो रही है सी को? 2,000 रुपए की। उस डेफिशिएंसी का भुगतान किसके द्वारा? यानी कि वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? ए। यहाँ पे क्वेश्चन में होगा ए पूरे की पूरी डेफिशिएंसी को बियर करेगा, जिसकी वजह से ए का शेयर हो जाएगा 80,000। बी इस केस में कोई गारंटी पार्टनर नहीं है, इसलिए ए बी का शेयर एज इट इज रहेगा 20,000। एंड सी जो 10,000 मिनिमम 2,000 रुपए के अमाउंट के लिए गारंटेड था, वो 12,000 के लिए उसको 2,000 ए के द्वारा पे किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये है हमारा गारंटी का एक क्वेश्चन। तो अब हमारा एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। इसको सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है हमारा बाय वे ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मेथड है हमारा बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम डिस्कस कर रहे हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर हम क्वेश्चन में डिसाइड कैसे करेंगे कि क्वेश्चन किस एंगल से, किस मेथड से सोल्व करना है? तो क्वेश्चन अगर पूछता है पास्ट एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री, क्या पूछेगा? एक सिंगल एंट्री में पूरा जो भी झोल है उनके बीच, उन सबको क्लियर करो, पीछे की जो पास्ट में जो भी एरर मिस्टेक हुई है उन सबको रेक्टिफाई करो। तो हमें पता चलेगा कि हमें किससे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको सोल्व करना है। क्या लिंक है इनके बीच? अगर वो एक सिंगल एंट्री से क्वेश्चन पूछता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अप्लाई करते हैं, और अगर वो एंट्रीज पूछता है तो हम अप्लाई करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल एंट्री, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, सिंगल एंट्री अगर एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, आरपीएस अगर सीबीएसई है तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारे लिए सिंगल एंट्री से यानी कि बाय वे ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पूछा जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट का एक मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम यूज कर रहे हैं सिंगल एंट्री यानी कि बाय वे ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड। उसमें एक एंट्री पास करेंगे। अच्छा, उस एंट्री को सोल्व करने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट तैयार करना होगा, जिसमें हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट शोइंग टेबल कहते हैं कि जो भी एडजस्टमेंट है, जो भी कैलकुलेशन है, उनको हम एडजस्ट करेंगे और क्वेश्चन की एंट्री बढ़ाएंगे। उसके लिए हमने एक टेबल तैयार करी है और एक एग्जाम्पल लिया है, जिसको समझ के हम, जिसको पढ़ के, जिसको समझ के हमें टेबल को रेक्टिफाई करेंगे, तो टेबल बनाना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल है कि ए और बी सी और पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल 1:1:1 है। प्रॉफिट अर्न करती है ड्यूरिंग द फर्म ₹60,000, नेट प्रॉफिट हमारा 60,000 है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था 3,000, 2,000, 1,000 टू एबीसी रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 1,000, 500, 500 एबीसी रेस्पेक्टिवली। एंड सैलरी अलाउ करनी थी 5,000 पर एनम टू ए एंड 3,000 पर एनम टू सी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वो omitted these without providing these adjustment profit distributed amongst the partner in profit sharing ratio। इसका मतलब कि वो ये सब कुछ अलाउ करे बगैर ही, बिना किए अलाउ करने के एडजस्ट करना भूल गए, और एडजस्ट करने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम समझते हैं इसको टेबल में कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक पॉइंट आएगा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है हमने रॉन्गली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कितना है, 60,000। और जब हम उसको नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ईच पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए के हिस्से में आएगा 20,000, बी के हिस्से में आएगा 20,000, सी के हिस्से में आएगा 20,000। ठीक है, ये हमारा टोटल 60,000 होगा। अब एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो चीजें उन्हें अलाउ करनी है अलाउ करो, और जो जो उनसे चार्ज कर रहे हैं चार्ज करो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना होता है पार्टनर्स को 3,000, 2,000 एंड 1,000, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ 3,000 टू ए, 2,000 टू बी एंड 1,000 टू सी, टोटल हमारे एडजस्ट हो जाएंगे 6,000, जो कि प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे। सैलरी पे आते पहले 5,000 हुए, तो सैलरी हमारे सैलरी में हम लिखेंगे ए की कॉलम में 5,000, बी को हमने कुछ भी अलाउ नहीं किया सैलरी के रूप में, और सी को 3,000 पर एनम है, इसलिए मैं मंथली क्वार्टरली इनसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 12 महीने की पूरी सैलरी। उस प्रॉफिट में से 60,000 में से हमारे 8,000 और एडजस्ट हो गए, और हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है 1,000, 500 एंड 500, तो हम कमीशन अलाउ कुछ कर नहीं रहे, ब्लैंक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 चार्ज करना है फ्रॉम ए, 500 फ्रॉम बी एंड 500 फ्रॉम सी, तो टोटल हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम जनरेट करेंगे 2,000, जो कि हमारे प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एंड लास्ट एंड फाइनल हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचा होगा डिवाइजेबल, उसको शेयर कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 1:1:1। हमारे पास प्रॉफिट है 60,000, उसमें से हमने 6,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया, हमारे पास प्रॉफिट लेस बचा 54,000 का। फिर हमने उसमें से पार्टनर्स को सैलरी अलाउ कर दी 8,000, तो हमारे पास अब प्रॉफिट बचेगा 4 to 8 6 40, और हमें एक इनकम दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो फर्म के लिए इनकम होती है, वो 2,000 ऐड कर लेंगे, जिसमें हमारा जो डिवाइजेबल प्रॉफिट आ जाएगा 48,000। तो ये जो डिफरेंस वैल्यू है 48,000, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1 डिवाइडेड बाय 3, 16 3 जा, तो 16 1 जा 16, यानी कि इक्वली सभी पार्टनर को 16 एंड 16,000 अलॉट हो जाएंगे एज प्रॉफिट।
तो हमारी टोटल कैलकुलेशन कितनी होगी? 16 माइनस 1 15 प्लस 5 20 23। ए को एक्चुअली में हमें 23,000 क्रेडिट करने थे। बी के लिए 16 प्लस 2 18 माइनस 500 17,500 बी को अलाउ करने थे। सी के लिए 16 17 20 माइनस 900 9,500 हमें सी को अलाउ। अब ये थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं इनको ट्रांसफर कर रहा हूं टोटल को ऊपर। तो हमारे ए का टोटल आ रहा है 23,000, बी का टोटल आ रहा है 70,500 एंड सी का टोटल आ रहा है 19,000। देखो अब इसको कैसे सोल्व करना है, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। अगर आप अप्लाई करोगे तो रोंग में तो हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और एक्चुअली हमें इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बस इसी का खेल। अब हम एक थ्योरी तैयार करेंगे। देखो ए को ऑलरेडी हम 20,000 अलॉट कर चुके हैं, जबकि ए को एक्चुअल में कितने डिस्ट्रीब्यूट करने थे? 23,000। यानी कि अगर मैं ए को 3,000 रुपए और दे दूं, यानी कि क्रेडिट कर दूं, तो ए का हिसाब क्लियर हो जाएगा। बी जिसको हम रोंगली ऑलरेडी 20,000 रुपए दे चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको कितने क्रेडिट करने थे? 17,500। हमने उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? ये लेस कर दो 2,500 एक्स्ट्रा है उसके बाद, तो मैं उससे वापस ले लूंगा, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। सी जिसको हम 20,000 ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं, जिसमें से उसको केवल अलाउ करने थे एक्चुअल में 9,500। कितना डिफरेंस है? ऑलरेडी 20,000 में सी को क्रेडिट कर चुका हूं, सी को एक्चुअल में क्रेडिट करना कितने से? 9,500 से। तो जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है मैं उससे रिटर्न ले लूंगा। तो ये हमारी एक एंट्री तैयार होगी इसी टेबल में। क्या हुआ? 3,000 क्रेडिट, 2,500 डेबिट एंड 500 डेबिट, और नाम हमने सबके पहले ही मेंशन कर दिए थे। तो अब हमारी एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 2,500, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू, ये दोनों मिलके पैसे किसको दे देंगे? ए कैपिटल अकाउंट बाय 3,000। ये हमारी एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है, जिसमें हमने सिंगल एंट्री से क्या कर दिया? सबका हिसाब किताब जोड़ दिया। बीइंग एरर रेक्टिफाइड। क्लियर हो गई बात? एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं टेबल को। हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉफिट का, 20,000 20,000 20,000 जो कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना था? एक्चुअल के लिए हमने कैलकुलेशन की, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, पार्टनर सैलरी अलाउ की, कमीशन था नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया 1,000 और बचे हुए प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला? हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल था 60,000, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारे पास बटा रिमेनिंग बचा 54,000, उसमें से 8,000 हमने पार्टनर्स को एज सैलरी अलाउ कर दिया। उसके बाद रिमेनिंग बचता है हमारा 46,000 और हमें एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम हुई जो कि 2,000 थी। टोटल अमाउंट हमारा हो गया 48,000। प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1 में, तो 16,000 एंड 16,000। टोटल हमें ए को कितने अलाउ करने थे? 23,000, बी को 70,500 एंड सी को 19,000। 17,500 एंड सी को 19,500। नीचे हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने एंट्री को थोड़ा ऊपर ट्रांसफर करा। ये हमारे 23,000 ए के क्रेडिट है, 7,500 एंड अब हमने एक थ्योरी क्रिएट की कि ए को ऑलरेडी 20,000 दिए जा चुके हैं, ए को एक्चुअली में 23,000 अलॉट करने हैं, तो मैंने 3,000 ए को और दे दिए, डिफरेंस वैल्यू क्रेडिट कर। क्लियर? बी को ऑलरेडी
तो 20,000 में दे चुका हूं, जिसमें बी को एक्चुअली 17,500 ही अलॉट करने थे। तो बी के पास इनडायरेक्टली 2,500 एक्स्ट्रा है, उससे रिटर्न ले लेंगे। तो 2,500 हमने क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। थर्ड सी, जिसको हमने ऑलरेडी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में कितने दे दिए थे, 20,000। सी को एक्चुअल में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कितने देने, 9,500। तो सी के पास ऑलरेडी 500 एक्स्ट्रा है, तो मैंने वो 500 उससे रिटर्न ले ली, उसकी भी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कैपिटल से उनसे जब पैसा लेंगे तो कैपिटल रिड्यूस होगी, और कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है, और जब उसको पैसा देंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होती कैपिटल क्रेडिट होती है। बस यही हमारी एंट्री है, हमने एंट्री नोट करी। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,500, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, और टोटल मिला के ए को हमने क्रेडिट कर दिया 3,000। क्लियर? ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का एक सिंपल एंड शार्प मेथड। थैंक यू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कमीशन थानी, ड्राइंग और प्रॉफिट शेयर सबको एडजस्ट करने के बाद 23,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी थी नहीं, कमीशन था नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट शेयर एडजस्ट करने के बाद 17,500। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, पार्टनर सैलरी 3,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, एडजस्ट प्रॉफिट शेयर 16,000, एडजस्ट करने के बाद वैल्यू आएगी 19,500। ये कैलकुलेशन मैं आपको दोबारा से मतलब बता चुका हूँ 2 बार, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब कर दो। आगे भी ऐसे पार्ट डालता रहूँगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहूँगा। धन्यवाद।